मेरी ज़िंदगी में दो चीज़ों का महत्व बहुत ज़्यादा रहा है। एक थ्योरी है कनेक्टिंग डॉट्स और दूसरी है डेस्टिनेशंस। बात है उन दिनों की जब मैं अपनी 10th की एजुकेशन कर रहा था। मैं राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के एक बहुत ही छोटे विलेज से बिलोंग करता हूँ। उस गांव के अंदर जब हम लोग थे तब हमारा ना तो कोई गोल होता था ना कोई ड्रीम था। हम एक नॉर्मल जो गांव के बच्चे होते हैं उन्हीं की तरह खेलते थे। वहाँ पर हमें सिर्फ 3 चीज़ें पता थी कि जब हम पढ़ाई करके बाहर निकलते हैं तो 4 तरह की पढ़ाई होती है। अगर हम साइंस लेते हैं तो उसके अंदर जो बच्चा है वो अगर बायोलॉजी लेगा तो डॉक्टर बनेगा, अगर मैथमेटिक्स लेगा तो इंजीनियर बनेगा, अगर वो कॉमर्स में जाता है तो सीए बनेगा और अगर वो आर्ट्स लेता है तो वो डॉक्टर बनेगा। ये 4 प्रोफेशंस के सिवाय मेरे दिमाग में और कुछ भी नहीं था। शुरू से मेरा जो रुझान रहा है वो मैथमेटिक्स में ज़्यादा रहा है और प्लस ये जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, टेक्नोलॉजी होती है, उसमें मेरा इंटरेस्ट कहीं ना कहीं रहा था क्योंकि घर पे टीवी होती थी, उस टाइम पे डिश होती थी, एंटीनाज होते थे, तो उनके साथ में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट में करता रहता था। आफ्टर 10th जब मैं बाहर निकला पढ़ाई करने के लिए तो मैंने सोचा कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है तो मुझे मैथमेटिक्स लेनी है। तो गाँव में दूर दूर तक कहीं पर भी कॉलेजेस नहीं थे, 11th-12th में साइंस नहीं थी, तो मुझे अदर सिटी में जाना पड़ा। वहाँ पर मैंने 11th-12th बाय मैथमेटिक्स से किया। तब भी मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था कि आगे मुझे कैसे बढ़ना है। 11th और 12th करने के बाद में जब मेरे परसेंटाइल्स आए और इसके बाद में जब घर में बात हुई कि अब मुझे कंप्यूटर साइंस लेनी है, मुझे कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, तब बात ऐसी थी कि जो मेरे पिताजी थे वो शुरू से 1993 से वो फॉरेन रहते थे, मतलब उनकी भी काफ़ी स्ट्रगल भरी ज़िंदगी थी, तो वो हमारे साथ में नहीं होते थे। वो आते थे 2 साल में एक बार आते थे। तो जो मुझे गाइडलाइन लेनी होती थी, अपने करियर के बारे में सजेशंस लेने होते थे, उसके लिए हमें हमारे रिलेटिव्स के पास में जाना होता था, जो उन्होंने एजुकेशन में जो कुछ भी किया है, उनके पास में जो भी बेहतरीन एक्सपीरियंस है, तो वो मुझे लेने के लिए उनके पास में जाना होता था। वहाँ सबसे एक ही चीज़ आई थी मेरे सामने कि इंजीनियरिंग की जो लाइन है उसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि वी आर फ्रॉम मारवाड़ी फैमिलीज़। तो मारवाड़ी फैमिलीज़ में बिजनेस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जॉब को नहीं दी जाती थी एट दैट टाइम। आज सिनेरियो चेंज हो गया है। तो उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग करके, नौकरी करके 10 से 15 हज़ार रुपये से क्या होगा, हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, इससे बेटर है कोई बिजनेस किया जाए। तो बोले बिजनेस, फिर कौन सा बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि मेरी 10th तो कंप्लीट हो गई थी। तो उन्होंने कहा क्यों ना मेडिकल का बिजनेस किया जाए। मेडिकल का बिजनेस एट दैट टाइम पर वाइट कॉलर बिजनेस हुआ करता था, जो एक काफ़ी अच्छे तरीके से देखा जाता था, और वो जो बिजनेस कर रहा है वो बिजनेस भी काफ़ी अच्छा माना जाता था। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो घर वालों ने कहा, जो हमारे रिलेटिव थे उन्होंने कहा कि उसके लिए फार्मेसी करनी पड़ेगी। अब मेरे दिमाग में फार्मेसी का मतलब सिर्फ इतना था कि जो डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन देते हैं, उस प्रेस्क्रिप्शन के अंदर वो जो लैंग्वेज लिखते हैं वो लैंग्वेज को कैसे पढ़ा जाए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं था। और जो दवाइयाँ होती है जो मेडिकल में जो स्टोर की जाती है, इतनी सारे बॉक्स के अंदर से एक दवाई को कैसे निकाला जाए, इससे ज़्यादा मुझे फार्मेसी के बारे में कुछ नहीं पता था। तो ठीक है, मैंने भी सोचा कि चलिए फार्मेसी कर लेते हैं। तो फार्मेसी के लिए मेरा एडमिशन हुआ मुंबई में, एक भिवंडी नाम की एक सिटी है, वहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज थी। डोनेशन बेस पे मेरा वहाँ पर सिलेक्शन हुआ, फर्स्ट मेरिट पे ही मेरा सिलेक्शन हुआ था। सो वहाँ से मेरी जर्नी आगे बढ़ी। जब मैं फार्मेसी के अंदर गया तब मुझे पता चला कि फार्मेसी इज़ ऑल अबाउट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग्स। मैं बेसिकली राजस्थान से था और वहाँ पर कंप्लीट हिंदी मीडियम लैंग्वेज होती है, तो मुझे यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें आई। इवन मेरी जो फार्मेसी जो मैंने की वो भी बायोलॉजी से रिलेटेड थी, तो एक तो वो बायोलॉजी को समझना मेरे लिए मेरी बस में नहीं था, और दूसरी चीज़ इंग्लिश थी। तो इंग्लिश के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब जो हमारी फार्मेसी के जो सब्जेक्ट थे, उन सब्जेक्ट के नाम याद करने में अप्रॉक्सीमेट मुझे 6 महीने लगे। जैसे फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, फार्माकोग्नोसी और ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट थे। तो वहाँ पर मैंने जैसे तैसे करके अपने जो 2 साल थे वो बड़ी मुश्किल से निकाले। फर्स्ट ईयर में मुझे AT-KT लगी, इसके बाद में मैं सेकेंड ईयर में आया, सेकेंड ईयर में फिर मुझे AT-KT लगी। 6 महीने में मैंने अपने सब्जेक्ट क्लियर किए। वो क्लियर करने के बाद में अब मेरे पास में था कि अब मैं क्या करूं। तो वहाँ पर मैंने एक जॉब ज्वाइन किया उस टाइम पे जब मेरी AT-KT लगी थी। उस जॉब ज्वाइनिंग के दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा, मतलब अभी तक मेरे कोई ड्रीम नहीं थे, कोई बहुत बड़ा गोल नहीं था।
तो मैंने उस प्राइमरी कम्युनिकेशन ग्लोबल डायरेक्ट नाम की एक कंपनी थी जहां पर हमें डोर टू डोर मार्केटिंग करनी होती थी। हमें वहां पर पोस्ट पेड के जो सिम कार्ड्स होते थे वो बेचने होते थे, और उस टाइम पर ये जो आज हम वोडाफोन बोलते हैं वो उस टाइम पे ऑरेंज था। तो मैंने वहां पर जॉब की। 6 महीने की उस जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को जगाया। आज की तारीख में जो कुछ भी हूँ, अगर मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस है, बात करने का एक तरीका है, तो बिकॉज ऑफ दैट जॉब, उस जॉब के अंदर मैंने बहुत कुछ सीखा है। उस जॉब से निकलने के बाद में मेरी मेडिकल की जो पढ़ाई थी वो भी कंप्लीट हो गई थी, तो सोचा अब मेडिकल स्टोर शुरू किया जाए। तो मैंने सूरत को चूज किया। सूरत में मैं जैसे यहाँ पर आया तो सबसे पहले मैंने मेडिकल की शॉप पे जॉब करना शुरू किया। मैंने वहाँ पर 6 महीने की ट्रेनिंग ली। 2100 रुपये मुझे वहाँ पर सैलरी मिलती थी। मॉर्निंग में 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मैं मेडिकल की शॉप पे होता था। ईच एंड एवरी काम मैं वहाँ पर करता था, चाहे वहाँ पर झाड़ू लगाना हो, पोछा करना हो। एज अ फार्मासिस्ट मुझे काम करने में कहीं पर भी शर्म नहीं थी, क्योंकि वो वहाँ पर मैं अपनी शॉप समझ के काम करता था। सडनली एक दिन वहीं पर उसी मेडिकल शॉप पर मेरे साथ में एक इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट कुछ ऐसा था कि एक लेडी आई मेरी शॉप पे। उस टाइम पर मैं अकेला था दुकान पर। मेरे जो ऑनर थे वो खाना खाने के लिए घर पे गए हुए थे। वो जब लेडी आई, उसके पास में एक 8 महीने का एक मासूम सा बच्चा था। उसको सर्दी हो रखी थी। उसने मेरे सामने एक प्रेस्क्रिप्शन रखा। प्रेस्क्रिप्शन के अंदर एक दवाई थी, एक कफ सिरप था। उस कफ सिरप की उस टाइम पे जो कॉस्ट थी वो 80 रुपये की थी। तो मैंने वो कफ सिरप निकाल के दिया। 80 रुपये की मैंने डिमांड की। उसके पास में उतना पैसा नहीं था, और न ही मेरे पास में इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं अपनी पॉकेट से उसको वो पैसा दे दूं, क्योंकि मैं कहीं और पे जॉब कर रहा था और एट द टाइम आई वाज 21। सो जो उसके साथ में जो मेरे कन्वर्जन्स हुए वो कुछ इस तरह से थे कि मैं बहुत इमोशनल हो गया। उसका कहना ऐसा था कि मेरे पास में पैसे नहीं है। 50 रुपये थे, उसमें से 20 रुपये उन्होंने डॉक्टर को दिए थे, 30 रुपये है। तो उन्होंने कहा कि कोई छोटी साइज़ की अगर इसमें बोतल आती हो तो वो मुझे दे दीजिए। मैंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई छोटी साइज़ की बोतल नहीं है। फिर उसने कहा कि कोई टैबलेट दे दो। मैंने कहा कि बच्चों को टैबलेट नहीं दी जा सकती। उसने कहा मैं थोड़ी सी तोड़ के दूंगी, क्योंकि उस बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन मैं नहीं दे पाया। मैंने उसको मना बोला और वो वहाँ से चली गई। उस दिन पूरी रात में सो नहीं पाया। बहुत ही हलचल थी मेरे दिमाग में, और फिर अपने आप से ही सवाल हुए कि अब मैं क्या करूं। मतलब अगर ऐसे इंसिडेंट हैं, अगर मैं इस प्रोफेशन में कंटिन्यू बढ़ता हूं तो ऐसे रोज़ के केस आएंगे। कभी किसी की माँ आएगी, कभी किसी के पिताजी होंगे, कभी किसी का भाई, कभी किसी की बहन। अगर मैं इन सब चीज़ों के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, अगर मैं उनको बहुत ही कम रेट पे या फिर बिना कमाए या फिर बिना पैसे लिए मैं अगर उनकी सेवा करना चाहूँ, तो मैं अपना घर नहीं चला पाऊँगा, या तो फिर मुझे अपने ज़मीर को मारना पड़ेगा, जो मुझे गवारा नहीं था। तो मैंने मन ही मन डिसीजन लिया कि मुझे इस प्रोफेशन में अभी नहीं उतरना है। मुझे ऐसा एक बिज़नेस करना है जिसके अंदर लोग खुश होकर पैसा दें। तो वैसा बिज़नेस उस टाइम पे 2007 की बात है। 2007 में मोबाइल इंडस्ट्री जो थी वो बहुत फास्ट, बहुत ज़बरदस्त ग्रोइंग स्टेज पे थी। उसके बारे में बहुत लोगों को ज़्यादा क्रेज़ था। तो मैंने मोबाइल का बिज़नेस शुरू किया। घर वाले सब मेरे अगेंस्ट में हो गए थे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से पापा ने पैसे इकट्ठे किए थे, कहीं से लोन लिया था मेडिकल की शॉप करने के लिए। लेकिन मैंने वो पूरा पैसा मोबाइल की शॉप में लगाया। मोबाइल की शॉप काफ़ी अच्छी चल पड़ी मेरी। 2 साल के बाद में मोबाइल की शॉप में कुछ चोरियां होने लगी। कभी एक मोबाइल चोरी हो जाता था, महीने में करीबन 5-7 मोबाइल चोरी हो जाते थे। मैं बहुत परेशान हो गया था। तो मैंने कई लोगों से कंसल्ट किया। वहाँ से मुझे पता चला कि कैमराज लगा लो, तो कैमरा लगाने से ये सब चीज़ें आप रोक सकते हो या फिर पकड़ सकते हो। उस टाइम पर सूरत के अंदर की अगर मैं बात बताऊं तो कैमरा लगाने वाली कंपनीज बहुत कम थी। जो थी वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करती थी, मतलब मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं वहाँ पर काम हुआ करता था। बड़ी मुश्किल से मुझे एक बंदा मिला, उसके थ्रू मैंने 2 कैमराज लगवाए। उसके बाद में मैंने चोरों को पकड़ा। चोर थे वो भी मेरे नियर बाय ही निकले, मेरे फ्रेंड्स में ही कोई लोग निकले। फिर मुझे रात को फिर एक सपना आया। उस सपने के अंदर ये था कि आज ये प्रॉब्लम मेरे सामने है, तो ऐसे कितने बिजनेसमैन को ऐसी प्रॉब्लम होती होगी। क्यों ना हम कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट करें जहां पर लोगों को मदद भी हो और पैसा भी मिले। सो मैंने उसी मोबाइल शॉप के अंदर मैंने सीसीटीवी का बिजनेस शुरू किया। अब सीसीटीवी बिजनेस करने का मेरे पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैंने यूट्यूब का सहारा लिया। यूट्यूब के ऊपर मैं वीडियोस देखता गया और वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला। फिर मैंने एक एम्प्लॉय जो ऑलरेडी कोई कंपनी में काम कर रहा था उसको मैंने हायर कर लिया अपनी कंपनी में। सो हम महीने में 2-3 काम हम लोग कर लिया करते थे उस टाइम पर। 2008 की बात है एंड में। उसी टाइम पे सूरत में कुछ बम प्लांट हुए। बम प्लांट होने की वजह से यहाँ पर लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई, क्योंकि बम तो एक भी ब्लास्ट नहीं हुआ था, उनकी जो सर्किट थी वो फेल हो गई थी।
तो अवेयरनेस कुछ ऐसा था कि यहाँ पर दो टाइप की इंडस्ट्रीज है। अगर सूरत की बात करूँ, यहाँ पर बड़े बड़े टेक्सटाइल मार्केट्स हैं जिसमें एक एक मार्केट के अंदर करीबन 1000-2000 दुकानें हैं, और डायमंड मार्केट है। तो इन सब चीज़ों के अंदर इन सब चीज़ों के क्रेज़ सीसीटीवी के बढ़ने लगे। और जो मोबाइल की जो शॉप थी वहाँ पर सबसे ज़्यादा फुटफॉल होते थे। मतलब हर कोई बंदा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अगर वो नौकरी कर रहा है या फिर बिजनेस कर रहा है, उसकी फुटफॉल मेरी शॉप पे ज़रूर होती थी, क्योंकि वो रिचार्ज के बहाने आता था या फिर नया फ़ोन लेने के बहाने आता था। और वहीं पे हमने बोर्ड लगा के रखा था सीसीटीवी कैमरा हम लोग इंस्टॉल करते हैं। जब लोगों को अवेयरनेस आई तो सवाल उठने लगे कि कैमरा कौन लगाता है, हमें लगवाने हैं। तो सबके दिमाग में, कई लोगों के दिमाग में मेरा नाम आया कि हाँ, भरत कैमराज लगाने का काम करता है। और वो दिन है और आज का दिन है, मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में मुड़ के नहीं देखा। मैं उस टाइम पे राजा था उस मार्केट का। सीसीटीवी में मैंने काफ़ी सारे काम किए। धीरे धीरे मेरी लाइफ जर्नी चल पड़ी। 2011 के अंदर मैंने अपनी ड्रीम कार ली, 2012 में मैंने शादी की, 2013 में मैंने घर ले लिया। मेरी सभी चीज़ें जो थी, मेरी जो डिमांड, वो सब मेरी कंप्लीट होने लगी। इसके बाद में वापस ज़िंदगी ने एक बार फिर झकोरा। मुझे मेडिकल इश्यूज़ हुए, मुझे कुछ टाइम एडमिट रहना पड़ा। इसके बाद में मेरे पापा को कुछ प्रॉब्लम हुई। फिर 2015 में मेरी मम्मी को कैंसर डायग्नोस हुआ। उस टाइम पर मैं बिल्कुल टूट गया था, जब मुझे ये पता चला कि मेरी माँ के पास में 12 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं है। मैं कई डॉक्टर्स के पास में गया, कई हॉस्पिटल्स हमने विजिट किए, लेकिन सब जगह पर एक ही आंसर आया कि हम कुछ नहीं कर सकते। उस टाइम पर मैंने अपने बिज़नेस को छोड़ दिया। हर चीज़ को मैं छोड़ चुका था। बिज़नेस काफ़ी, करीबन 1.5 साल तक मैं अपने बिज़नेस पे नहीं था। तो उस वजह से काफ़ी सारे लॉस हुए। और मम्मी के, जो मेरी माँ थी, उनके कैंसर के ट्रीटमेंट चलते रहे, कीमो होते रहे, तो काफ़ी सारा पैसा मेरा उस टाइम पर लग गया। 2016 नवंबर 12 को मेरी मदर की डेथ हो गई। इसके बाद में मुझे अपने आप को संभालने में करीबन 6 महीने का समय लगा। और उस दौरान मेरे दिमाग में कई सारे नेगेटिव थॉट्स भी थे। कई बार दिमाग में आया सुसाइड करने का भी। लेकिन मेरी जो जर्नी रही है, 2011 से मैं ऑलवेज लर्नर रहा था। तो मैं जितने भी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर थे, बिजनेस मैनेजमेंट की कोर्स थे, मैं करता रहता था। तो वहाँ से मुझे एक अंदर से एक इंटरनल पावर भी मिली, जो मुझे नेगेटिव थॉट से बाहर लेके आई। 2017 के बाद में मैंने 2-3 कोर्सेज किए। मैं हर साल कुछ ना कुछ नया करता रहता था, नए नए कोर्सेज करता रहता था। तो यहाँ पर मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोर्स किया। वहाँ से मुझे पता चला अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग, तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग का भी कोर्स किया। और फिर वहाँ से मेरे दिमाग में यूट्यूब की जर्नी को लेकर आया। जब मैं 2017 के अंदर अपने बिजनेस के अंदर था, तब इस बिजनेस की बैंड बजी पड़ी थी, यू नो एवरीवेयर, कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन था। बहुत अनजेन्युइन प्लेयर्स जो थे इस मार्केट के अंदर थे। लोगों को पता ही नहीं था कि कैमराज क्या होते हैं, किस तरह के कैमराज हमें मार्केट में इंस्टॉल करने चाहिए। तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या करूं कि मैं लोगों की लाइफ के अंदर कुछ चेंजेस लेके आऊं, उनके अंदर कुछ वैल्यू एडिशन करूं। तो YouTube इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। 2018 में मैंने YouTube की अपनी जो जर्नी थी उसको शुरू किया। वहाँ पर मैं वीडियोज़ बनाने लगा। लेकिन आपको तो पता ही है कि दुनिया जब भी हम कुछ नया डिफरेंट हटके करते हैं तो उसको ईजिली एक्सेप्ट नहीं करती। तो कई लोगों ने मुझे मना बोला, कई लोगों ने मुझे इस काम को करने से रोका, कई लोगों ने मेरी हंसी उड़ाई, लेकिन मैंने इस चीज़ को नहीं छोड़ा। कंटिन्यू में वीडियो बनाता गया। और आज आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से मेरे YouTube चैनल पर 80,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर अभी तक हो चुके हैं। पर डे मेरे साथ में करीबन 150-200 लोग सब्सक्राइब करते हैं। रोज़ के करीबन 10,000 से 15,000 व्यूज़ मुझे मिलते हैं। और ये एक बहुत ही निश मार्केट है। मतलब सीसीटीवी के बारे में, सिक्योरिटी सिस्टम्स के बारे में वीडियोस देखना बहुत कम लोग पसंद करते हैं। या तो जो लोग ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं, या फिर कोई इसके अंदर पीड़ित है जिसको ये सिस्टम लगवाने हैं, उसी तरह के जो लोग होते हैं वो मेरे वीडियोस देखते हैं। और उसमें 80,000 के एक माइलस्टोन को पाना मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। देश के अंदर अगर कहा जाए तो सीसीटीवी के बारे में मेरा सबसे बड़ा चैनल है, जहां पर मैं इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम और सीसीटीवी के बारे में बात करता हूं। अब इसी बिजनेस से मुझे और भी आइडियाज़ आए। कई लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते थे। उनके पास में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनके पास में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनकी बिजनेस लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। उनको नए प्रोजेक्ट्स के अंदर कुछ नया सीखना है, कुछ नया डेवलप करना है। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना इससे रिलेटेड हम एक कंपनी शुरू करें, जहां पर मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ, उनको सपोर्ट कर पाऊँ। तो ऑब्वियसली आपको तो पता ही है कि जब भी हम लोग एक बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर हमारे टाइम की वैल्यू होती है। अगर मैंने अपने टाइम की वैल्यू नहीं की तो कोई भी मेरे टाइम की वैल्यू नहीं करेगा। तो फिर मैंने वहाँ पर
इस चीज़ की शुरुआत की askbharatjain.com जो हमारी ये वेबसाइट है उसकी शुरुआत की। यहाँ पर लोग मुझसे मिलते हैं, वो मेरे साथ में अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, मेरे साथ में एक टाइम बुक करते हैं। उस टाइम के दौरान मैं उनको अपनी जो बेस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस है उसके बेस पे उनको सॉल्यूशंस देता हूँ। तो इस तरह से मेरी ये कंपनी भी चल रही है। आज की तारीख में मैं 4 कंपनीज चला रहा हूँ, जिसके अंदर हम सीसीटीवी कैमराज और ये भी सब जो सिस्टम इंटीग्रेशन का जो फील्ड है उसमें भी काम करते हैं। हम लोग ऑनलाइन पे भी काम करते हैं, तो हम लोग काफ़ी सारे ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचते हैं और हम लोग यहाँ पर कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं, हम ऑटोमेशन का भी काम करते हैं। तो बहुत सारे काम हैं जो मैंने इस YouTube की जर्नी के दौरान डेवलप किए हैं और अभी भी ये रुका नहीं है। ये तो अभी जस्ट शुरुआत हुई है और ये शुरुआत कहाँ तक जाएगी इसको लेकर वो मैं भी नहीं कह सकता। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से मुझे लगता है कि हम एक बहुत बड़ा चैनल बनाने में कामयाब हो पाएंगे। तो ये जो मेरी पूरी जर्नी थी उसके अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 चीज़ों की बात की थी, कनेक्टिंग डॉट्स और डेस्टिनेशन, यानी कि मेरी डेस्टिनी। मैंने चाहे स्टडी कुछ भी की हो, लेकिन जो मेरी डेस्टिनी थी, मतलब मुझे जिस चीज़ में इंटरेस्ट था, आज मैं वही काम कर रहा हूँ। यानी कि आपकी डेस्टिनी तय होती है, आप कुछ भी करें इधर से उधर, लेकिन आप वहाँ पर आ ही जाते हैं जहाँ पर आप काम करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ कनेक्टिंग द डॉट्स। अब कनेक्टिंग डॉट्स को लेकर मैं आपको बताऊं कि जो मैंने फार्मेसी की थी वो भी वेस्ट नहीं हुई। ऊपर वाले ने ज़रूर सोच के रखा था, क्योंकि मैंने जो फार्मेसी की थी, मेरा उस टाइम पे जो एक्सपीरियंस और मैंने जो नॉलेज लिया था मेडिकल फील्ड का, वो मेरी माँ की जो प्रॉब्लम हुई थी उसके अंदर मुझे बहुत काम आया। उस टाइम पर मुझे ऐसा लगा कि मैंने वो जो टाइम डाला था वो मेरा यहाँ पर सक्सेस होता हुआ नज़र आ रहा है। शायद ऊपर वाले ने मुझे फार्मेसी इसीलिए कराई थी क्योंकि आगे आने वाले टाइम के अंदर मुझे कुछ अपनी माँ के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने थे। दूसरी चीज़, मैंने बहुत सारे मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्स 2011 से शुरू रखे थे। मैंने कई सारे मैनेजमेंट के कोर्स किए, इवन मैंने विवेक बिंद्रा का जो लास्ट लीडरशिप फनल था मैंने वो भी कंप्लीट किया। तो इन सब चीज़ों से मुझे नया बिजनेस जनरेट करने में, नए आइडियाज़ को लाने में मुझे हेल्प मिली। मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोर्स किया, वहाँ से मुझे कैसे हम चाइना से, ताइवान से, कोरिया से या फिर अदर कंट्री से प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसके बारे में नॉलेज मिला। फिर मुझे डिजिटल मार्केटिंग का मैंने कोर्स किया, तो वहाँ से मेरी ये पूरी यूट्यूब की जो जर्नी है वो शुरू हो गई। तो इस तरह से मैंने जो कुछ भी अपनी लाइफ के अंदर किया है, उनके सब जो भी डॉट्स थे वो कनेक्ट हुए और आज मैं इस पोजीशन पर आ पाया हूँ। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।